आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। इसके पहले हम लोग अपने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। इतना डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग आज फाइनली पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने के लिए। चैप्टर नंबर 5 को भी उसी तरीके से डिस्कस करेंगे और इसको भी हम लोग उसी तरीके से ख़त्म करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 5 शुरुआत करते हैं। आज का हमारा यही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के मतलब को समझ लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है और जो चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, इसका मतलब क्या है। आइए समझते हैं पहले व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स। समझते पहले, बुक का मतलब सिंपल सा किताब, ठीक है, और ब्यूरियल्स का मतलब होता है जो चीज़ ज़मीन में दफन हो चुका है काफ़ी लंबे समय पहले। तो देखिए हो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज से बहुत समय पहले 1000 साल, 1200 साल, 1300 साल, यानी कि आज से काफ़ी समय पहले कुछ ऐसे किताब लिखे गए थे जो किताब बाद में हमको मिला जब हम लोगों ने ज़मीन को खोदा, ज़मीन को खोद के हमने रिसर्च किया, है ना। हमारा जो साइंटिस्ट है, हमारा जो आर्कोलॉजिस्ट है, जो ज़मीन को खोद के रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जब उन लोगों ने रिसर्च किया, ज़मीन को खोदा, तो उन लोगों को ना ज़मीन के नीचे बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें मिले हैं। उसमें से बहुत सारे किताब मिले हैं और बहुत सारे दफन किए हुए अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी मिले हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये किताब और वो ब्यूरियल्स यानी कि ज़मीन के नीचे जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें दफन किए हुए हम लोगों को मिले हैं, वो हम लोगों को आज क्या बताता है। समझ आ रही है बात। तो ओवरऑल चैप्टर का मतलब क्या है। चैप्टर का मतलब ये है कि आज से 1000 साल पहले, 1200 साल, 1300 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसे लिखे गए थे, ऐसे बनाए गए थे जो कि हम लोगों को आज पता चलता है, आज मिलता है। कब? जब हम लोग ज़मीन को खोदते हैं तब, है ना। तो जब हम लोग आज ज़मीन को खोदते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ज़मीन के नीचे से हम लोगों को बड़ा अतरंगी चीज़ मिलता है। तो उसमें से कुछ हमारे सामने ऐसे किताब मिले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखे गए हैं, है ना। तो ज़मीन के नीचे दफन किया हुआ, दफनाया हुआ कुछ किताब मिले हैं हमारे पास, और भी बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिले हैं। तो ये किताब, ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें ज़मीन के नीचे से हम लोगों को मिला है, ये हम लोगों को आज क्या बताता है, उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, उसको जब हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनसे क्या जानकारी मिलता है, यही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ओवरऑल जो ज़मीन के नीचे आज से 1000 साल पहले से दफन किया हुआ था, वो चीज़ जब हम लोगों को आज मिलता है, तो आज उनके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, उनके बारे में क्या हम लोग समझते हैं, वो किस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताता है। बहुत सारे किताब मिले हैं ज़मीन के नीचे दफन किए हुए, बहुत सारे बर्तन मिले हैं, बहुत सारे जानवरों के हड्डी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में वही डिस्कस करने वाले हैं कि इतना सारा चीज़ जो ज़मीन के नीचे मिला है, इन सब का क्या मतलब है, ये क्या बताना चाहता है हम लोगों को। ठीक है, चल जाइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया क्या है, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो जो ज़मीन के नीचे दफन किया हुआ किताब मिला है, या फिर जो ज़मीन के नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार के मिले हैं ज़मीन के नीचे दफन किए हुए, वो सब हम लोगों को क्या बताता है, उससे क्या हम लोगों को जानकारी मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो बहुत पुराने किताब हैं। उन बहुत सारे पुराने किताबों में हमारा एक और पुराना किताब है, एक नहीं है बल्कि 4 हमारे पुराने किताब हैं। उन 4 पुराने किताबों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम होगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में बहुत सारे किताब ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं। तो उसी पुराने किताबों में से हम लोगों को 3-4 किताबों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना है। जानकारी 3-4 किताबों के बारे में लेना है, लेकिन पढ़ना है केवल एक किताब के बारे में गहराई से, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देयर आर 4 वेदास, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। मतलब कि हमारे इंडिया में ना 4 प्रकार के वेद पाए गए हैं। वेद मतलब 4 प्रकार के ऐसे किताब पाए गए हैं जो आज से बहुत साल पहले लिखे गए थे, आज से बहुत समय पहले लिखे गए थे। उसमें बहुत सारे चीज़ें लिखे गए हैं। तो इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जो कि बहुत पुराना किताब है। तो हमारे इंडिया में खास करके हम लोग केवल इंडिया का बात करें तो हमारे इंडिया में 4 ऐसे किताब पाए गए हैं ज़मीन के नीचे से खोदा गया, जब लिखा उस समय भी लिखे गए होंगे, बाद में जब खोदा गया तो हमारे पास ऐसे 4 किताब मिले हैं। ऐसे 4 किताब जो आज से बहुत पुराने समय पे लिखे गए थे,
बहुत पहले लिखे गए थे, वो आज हम लोगों को मिलता है। वो 4 किताब कौन कौन सा है? इसको आप 4 किताब बोल सकते हैं, या फिर 4 धार्मिक ग्रंथ भी आप बोल सकते हैं, है ना, या फिर आप उसको वेद बोल सकते हैं। ऑब्वियस ही बात, मतलब सिंपल समझिए, किताब है बस, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल किताब ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 किताब हमारे इंडिया में पाए गए हैं, जो कि बहुत पुराने किताब है, बहुत पुराने किताब है। अब इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा पुराना है वो हमारा है ऋग्वेद, यानी कि पहला वाला वेद, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और जानते हैं कि आखिर पहला किताब जो हमारा है ऋग्वेद, इसमें क्या क्या बात लिखा गया है। चारों के बारे में नहीं पढ़ना आपको, केवल एक के बारे में पढ़ना है, ऋग्वेद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और सबसे पुराना यही वाला है। उसके बाद फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो सबसे पुराना कौन हुआ? हमारा ऋग्वेद। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे पुराने किताबों में से हमारा एक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया है वो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वाला किताब है ये, सबसे पुराना वाला, ठीक है। आगे, जो कि इंडिया में पाया गया है, जो खोजा गया है। इट इज कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। सोचो, ये किताब आज से 3500 साल पहले लिखा गया है। हम तो बस अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे थे कि 1000 साल पहले, 1200, 1300 साल पहले जो लिखा गया था वो आज हम लोगों को मिलता है, वो तो मिलता ही है आज। लेकिन ये किताब इससे भी पुराना है, आज से 3500 साल पहले इस किताब के बारे में लिखा गया था, यानी कि इस किताब को लिखा गया था। सोचो कितना पुराना किताब है ये, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला भाई? जब हम लोगों ने ज़मीन को खोदा, रिसर्च किया, तब हम लोगों को पता चला। और रिसर्च किया, हमारे साइंटिस्ट के पास ऐसे बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, किसी भी चीज़ को पता करने का तरीका उनके पास होता है कि कौन सा चीज़ कितना पुराना है ना। तो ये आज से 3500 साल पहले ये किताब लिखा गया था। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। हाइम्स का मतलब क्या होता है? रिलीजियस प्रेयर्स इन पोएटिक फॉर्म कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। मतलब इस किताब में ना हजार से ज़्यादा हाइम्स पाए गए हैं। हाइम्स का मतलब होता है अपने भगवान का प्रार्थना करना कविता के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आज गाते हैं ना, हनुमान चालीसा गाते हैं, है ना, फिर से दुर्गा जी का आरती गाते हैं, सरस्वती जी का आरती गाते हैं। ये कविता के फॉर्म में आरती होता है, यानी कि हम लोग अपने गॉड के लिए जो प्रेयर करते हैं वो कविता के फॉर्म में करते हैं, है ना। जैसे हनुमान चालीसा हो गया, आरती दुर्गा जी का आरती हो गया, फिर से सरस्वती जी का आरती हो गया, फिर से आप देखेंगे शिव जी का भी अपना अलग प्रकार का भक्ति वाला भी बहुत सारे भजन हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रेयर्स, बहुत सारे प्रार्थना जो हम लोग गाते हैं वो पाए गए हैं इस किताब में। समझ रही है बात? जिसको बोला गया है सुक्ता, या फिर आप इसको इंग्लिश में वेल सेड कहते हैं। क्या कहेंगे? सुक्ता, या फिर आप इसको वेल सेड। तो कोई पूछे कि बताओ जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में क्या पाया गया है, तो बताइएगा कि इस ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रेयर पाए गए हैं, प्रार्थना पाए गए हैं कविता के फॉर्म में, जो कि हम लोग अपने भगवान के लिए गाते हैं, बोलते हैं, प्रेयर करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस ऋग्वेदा में हजारों से भी ज़्यादा कविताएं पाए गए हैं भगवान के प्रति, जो हम लोग गाते हैं, प्रेयर जो करते हैं, है ना। जैसे आज के ज़माने का हम लोग बात करें तो आज हम लोग प्रेयर क्या गाते हैं भगवान के लिए भाई? हनुमान चालीसा, है ना, दुर्गा जी का आरती, सरस्वती जी का आरती, तो ये हम लोग आज गाते हैं, लेकिन उस समय पे कुछ और होता होगा, है ना। तो हजारों से भी ज़्यादा प्रकार के कविताएं पाए गए हैं, प्रार्थना इसमें पाए गए हैं, जो कि भगवान के लिए गाया जाता होगा, प्रार्थना किया जाता होगा, प्रेयर किया जाता होगा, ठीक है। उसको बोला गया है सुक्ता, या फिर हम लोग उसको इंग्लिश में वेल सेड भी कहते हैं। अगला, दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। मतलब इन प्रकार के जो कविताएं इसमें लिखे गए हैं, रिलीजियस प्रेयर, मतलब कि जो भगवान के लिए हम लोग गाते हैं, ये देवी और देवता दोनों के लिए हैं, है ना। जैसे देवी का बात करें तो सरस्वती जी, दुर्गा जी, इनके लिए भी कविताएं इसमें लिखे गए हैं। और देवताओं का बात करें तो विष्णु जी, है ना, शंकर जी, फिर से ब्रह्मा जी, इनके लिए भी इसमें कविताएं लिखे गए हैं। तो इसमें जो हजारों हजार कविता आपको जो देखने को मिल रहा है, ये सब कविताएं देवी देवता दोनों के लिए लिखे गए हैं,
ठीक है, इस प्रकार का ऐसा इसमें पाया गया है। आगे, 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र द गॉड ऑफ वॉरियर, एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। इस ऋग्वेद में ना 3 प्रकार के गॉड पाए गए हैं। इस ऋग्वेद में 3 प्रकार के गॉड का नाम हुआ है जिक्र, 3 प्रकार के भगवान के बारे में जिक्र हुआ है। हालांकि जो प्रेयर है वो बहुत सारे देवी देवताओं के लिए है, लेकिन जो 3 प्रकार के इसमें गॉड का जिक्र हुआ है, 3 प्रकार के भगवान का जिक्र हुआ है इसमें, वो पहला कौन है? अग्नि। और अग्नि जो है किसका भगवान होता है बताओ? गॉड ऑफ फायर। अग्नि जो है वो आग के देवता होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इंद्र, इंद्र किसके देवता होते हैं? वॉरियर। वॉरियर मतलब जो लड़ाई लड़ते हैं, बहादुर लोग जो होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, तो इंद्र किसके लिए जाने जाते हैं? वॉरियर्स के लिए, बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। और सोमा, सोमा क्या है भाई? सोमा एक प्लांट है, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो इसमें एक सोमा मतलब कि एक सोमा जो है एक प्लांट होता है, तो इस प्लांट का भी उसमें जिक्र हुआ है। मतलब कि देखो, सोमा एक्चुअली में एक प्लांट होता है, लेकिन इस बुक में सोमा को प्लांट नहीं कहा गया है, बल्कि सोमा को एक गॉड माना गया है। क्या माना गया है? गॉड माना गया है। तो सोमा जो है एक प्लांट होता है, होता प्लांट है, लेकिन इस बुक में क्या माना गया? सोमा को एक गॉड माना गया है। और सोमा से क्या होता है? सोमा चूंकि प्लांट है, इसमें से एक स्पेशल प्रकार का ड्रिंक प्राप्त किया जाता है, मतलब कि एक स्पेशल प्रकार का ड्रिंक बनाया जाता है सोमा के प्लांट से पीने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। तो ऑब्वियस ये बात है, इस प्रकार के जो प्रार्थना है, जो कविताएं हैं, किसके द्वारा लिखे गए होंगे उस समय पे ऋग्वेद में? सेजेस के द्वारा। सेजेस का मतलब होता है ऋषि मुनि लोगों के द्वारा। उस समय पे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उसमें से ज़्यादातर कविताएं लिखने का काम कौन करते होंगे? जरा सोचो। भगवान के प्रति कविता लिखना, उनके लिए प्रार्थना लिखना, ये सब कौन करते होंगे? और वैसी बात है ऋषि मुनि लोग करते होंगे। तो ऋषि मुनि लोगों ने कविताएं प्रार्थना लिखे हैं और ऋग्वेद में उसको डाल दिया गया है, ठीक है। आगे, मैनी ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन एंड फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। तो बहुत सारे इसमें कविताएं जो हैं वो पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, और बहुत सारे कविताएं तो ऐसे हैं जो कि महिलाओं के द्वारा भी लिखे गए हैं। मतलब आप ये केवल नहीं बोल सकते हैं कि ऋग्वेद में केवल जो कविताएं या फिर प्रार्थना लिखे गए हैं भगवान के लिए या फिर देवी देवताओं के लिए, वो केवल मेल ने लिखा है, नहीं, फीमेल ने भी लिखा है। मतलब मेन और वुमेन दोनों ने लिखे हैं, ठीक है। तो हर एक प्रकार के लोगों ने अपने अपने कविता को तैयार किया, और जिनके जिनके कविताएं अच्छे लगे, जिनका प्रार्थना अच्छा लगा, उनको ऋग्वेद में डाल दिया गया और एक किताब बना दिया गया। ऋग्वेद उस किताब का नाम हो गया, ठीक है। आगे, द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। तो ये जो ऋग्वेद लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत का मतलब क्या होता है? पुराना संस्कृत का जो भाषा है, ठीक ना। जैसे आज का संस्कृत का जो भाषा है वो बहुत सिंपल हो गया है। आज से 3500 साल पहले जब संस्कृत को लिखा गया होगा, संस्कृत भाषा में ये किताब, तो क्या इतना सिंपल भाषा में लिखा गया होगा? नहीं, वो थोड़ा सा और भी कठिन था, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था ऋग्वेद। पूछा जाता है सवाल कई बार कि ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन आप वहाँ पे संस्कृत मत बोलना, वैदिक संस्कृत बोलना। क्या बोलना है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब हो गया पुराना संस्कृत, है ना। आगे, इट वॉज प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। और ये तो लिखा गया था किताब आज से 3500 साल पहले, लेकिन जब हम लोगों को ये किताब मिला ज़मीन के नीचे से, तो हम लोगों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा उनको पढ़वाया है, उनको समझने का कोशिश किया है कि बताइए इस किताब में क्या लिखा गया है। तब हम लोगों को पता चला कि इस किताब में संस्कृत भाषा में देवी देवताओं के लिए कविताएं, प्रार्थना लिखे गए हैं, और हम लोगों ने उसको अलग अलग भाषा में आज क्या कर लिया? ट्रांसलेट कर लिया, और हर भाषा में आपको ऋग्वेद पढ़ने को मिल जाता है। मतलब आप गूगल पे जाएंगे, ऋग्वेद आप सर्च करेंगे तो ऋग्वेद का आपको सारा कहानी मिल जाएगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ये किताब आज से 3500 साल पहले लिखा गया था, लेकिन इसके बारे में जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने इसका प्रिंट कब करवाया अच्छे फॉर्म में? आज से 200 साल पहले। यानी कि आज से 200 साल पहले से हम लोग ऋग्वेद को अच्छे तरीके से जान रहे हैं। और आज तो ऋग्वेद अलग अलग भाषा में भी अवेलेबल है। जैसा भाषा आपको समझ में आता है उस भाषा में ऋग्वेद मिल जाता है। आप मार्केट में जाइए, आप बोलेंगे कि हमको ऋग्वेद का किताब चाहिए,
तो मिल जाएगा, हर भाषा में मिल जाएगा। अब तो ये इंग्लिश में भी आ गया है, हिंदी में भी आ गया है। आप इसका कंक्लूजन सुनना चाहेंगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है, गूगल पे भी मिल जाता है, हर जगह ये मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऋग्वेद के बारे में पूरा का पूरा एक छोटा सा जानकारी। उसके बाद है हमारा एक और टॉपिक, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। ऋग्वेद जब पहली बार खोजा गया हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा, मतलब जो इतिहासकार होते हैं, जो कहानी को, जो हिस्ट्री को लिखते हैं, उन्होंने ऋग्वेद को कैसे देखा, है ना। जैसे आज क्या है, यदि आपको ऋग्वेद पढ़ना हो तो आप सिंपल सा यूट्यूब गूगल वगैरह पे जाइए, आप ऋग्वेद को आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसका किताब भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ऋग्वेद के बारे में जब पहली बार पता चला हमारे साइंटिस्ट को, हमारे हिस्टोरियंस को, हमारे आर्कोलॉजिस्ट को, मतलब जो इसके बारे में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, कहानी लिखते रहते हैं, उनको जब पता चला तो उन्होंने किस प्रकार से ऋग्वेद को देखा है, किस तरीके से पढ़ा है, थोड़ा सा उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द रिटन सोर्सेज एज वेल। देखो, जब पहली बार ऋग्वेद के बारे में पता चला, जब किताब को खोजा गया, तो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसके बारे में खूब जानकारी इकट्ठा किया गया। जो हिस्ट्री लिखते हैं उन्होंने भी इकट्ठा जानकारी किया, क्योंकि उनको भी आगे क्या लिखना है, हिस्ट्री लिखना है, किताब लिखना है, ताकि आने वाला जनरेशन उसके किताब के बारे में पढ़ सके। तो हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट का मतलब हो गया जो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, ज़मीन को खोद के चीज़ों को निकालते रहते हैं और जानकारी लेते रहते हैं कि क्या इसमें लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो हिस्टोरियंस हो गया, आर्कोलॉजिस्ट हो गया, इन सभी ने बहुत कोशिश किया है कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है उसको समझने का, और बाद में समझ में आया भी है कि क्या लिखा गया है ना। आगे, सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जब उन लोगों ने ऋग्वेद को पढ़ा समझा तो उनको पता चला कि ऋग्वेद में जो बहुत सारे हाइम्स लिखे गए हैं, जो कविताएं लिखे गए, वो डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं। डायलॉग का मतलब है दो आदमी के बीच में कन्वर्सेशन, हम कुछ पूछ रहे हैं वो जवाब दे रहा है, वो कुछ पूछ रहा है हम जवाब दे रहे हैं, है ना। कन्वर्सेशन के फॉर्म में ऋग्वेद लिखे गए हैं। मतलब समझिए ध्यान से, जब ऋग्वेद को पहली बार पढ़ा गया, उसको समझने का कोशिश किया गया, तो ये पता चला कि जो ऋग्वेद में सारे कविताएं, कहानी, प्रेयर लिखे गए हैं वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं, डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं। मतलब कि दो आदमी हैं और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसी फॉर्म में पूरा का पूरा ऋग्वेद लिखा हुआ है। अब इसमें भी क्या क्या बात है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, और किसके किसके बीच में बातचीत हुआ है थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र। पहला आदमी एक साधु है जिसका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र पहला आदमी ऋग्वेद में, जो कि एक साधु है, उसका नाम क्या है, विश्वामित्र। ठीक है। एंड टू रिवर्स, और दो नदी हैं, ब्यास, इसको बहुत लोग बीज पढ़ते हैं, अब इसको ब्यास भी बोल सकते हैं, ब्यास या फिर बीज, एंड सतलज, दैट वेयर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो ये जो नदी है ब्यास और सतलज, इनको ऋग्वेद में देवी का रूप दिया गया है और उनको ऋग्वेद में इनको पूजा किया गया है इनका। तो बेसिकली जो ऋग्वेद में कहानी लिखा गया है, जो कविताएं लिखे गए, जो प्रेयर लिखे गए हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में है। किसके किसके बीच में बातचीत हो रहा है बताओ। एक साधु है विश्वामित्र, वो बातचीत कर रहे हैं दो नदियों से, ब्यास और सतलज से बातचीत कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ, क्या कन्वर्सेशन हुआ, उसी को ऋग्वेद में लिखा गया है। किस फॉर्म में, प्रेयर के फॉर्म में, बस। और ऋग्वेद में जो ये दो नदी हैं ब्यास और सतलज, इनको देवी का रूप दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है, और इनका वहाँ पे पूजा भी किया गया है। तो अब कहानी समझ में आ गया पूरा का पूरा ऋग्वेद। तो कोई पूछे कि बताओ ऋग्वेद जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, तो बताना है डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो वैदिक संस्कृत के भाषा में लिखा गया है। अब पूछ दे कि किसके किसके बीच में डायलॉग हो रहा है, तो बताना एक साधु है जिसका नाम है विश्वामित्र, और दो नदी हैं, दो नदी का नाम क्या है, ब्यास और सतलज। तो विश्वामित्र और दो नदी के बीच में बातचीत हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, उन्हीं के बातचीत को डायलॉग के फॉर्म में लिख दिया गया है, उसी के बात को कविता के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है ऋग्वेद में। बस यही चीज़ था इसमें। कहानी समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स। तो यहाँ पे आपने दुनिया के सबसे पुराने किताबों में से एक
ऋग्वेद के बारे में आपने पढ़ा कि ऋग्वेद क्या था। ऋग्वेद के बारे में 2-3 बातें आपको बस जानकारी रखना है याद, सिंपल से ध्यान रखना। हालांकि इंडिया में 4 पुराने किताब हैं, 4 पुराने वेद ग्रंथ, आप जो बोलो सब सही है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो ये 4 अलग अलग प्रकार की किताब है, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आज से 3500 साल पहले लिखा गया था। इसमें 1000 से भी ज़्यादा कविताएं लिखे गए हैं, है ना, भगवान के लिए प्रेयर लिखा गया है। उसके बाद फिर इसमें देवी और देवता दोनों के लिए कविताएं लिखे गए हैं। और लिखा किसने है? साधु संतों ने लिखा है। इसमें 3 प्रकार के गॉड के बारे में जिक्र होता है। पहला अग्नि, जो कि फायर के गॉड हैं, आग के लिए जाने जाते हैं वो। उसके बाद है इंद्र, जो वॉरियर यानी कि बहादुर लोगों के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद है सोमा, जो कि एक प्लांट है, लेकिन उनको वहाँ पे गॉड का दर्जा दिया गया है, जो कि एक स्पेशल प्लांट होता है जिससे कि ड्रिंक बनाया जाता है। ये याद रखना है आपको। और जितने भी इसमें कविताएं वगैरह हैं वो साधु संतों ने लिखा है ना, महिलाओं ने भी लिखा है। और किस भाषा में है? वैदिक संस्कृत भाषा में है। इनका जो ट्रांसलेशन हुआ है, यानी कि इनको जब हम लोगों ने पहली बार प्रिंट कब किया है? आज से 200 साल पहले। मतलब लिखा गया है ये किताब आज से 3500 साल पहले, लेकिन हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से पढ़ने के लिए जो कन्वर्ट किया है, जो प्रिंट किया है, वो आज से 200 साल पहले किया है। और आज भी आपको मार्केट में ऋग्वेद मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा का पूरा ऋग्वेद है वो बेसिकली डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है, बातचीत के फॉर्म में लिखा गया। किसके किसके बीच में बातचीत हो रहा है? एक साधु है जिसका नाम है विश्वामित्र, और 2 नदी है जिसका नाम है व्यास और सतलज। तो इन दोनों के बीच में, एक ऋषि और 2 नदी के बीच में बातचीत हो रहा है। इसी बातचीत को कविता के फॉर्म में और प्रेयर के फॉर्म में बेसिकली लिख दिया गया है। बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स। कैटल्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे गाय, भैंस, इन प्रकार के जानवरों के बारे में। और हॉर्सेस यानी कि घोड़ों के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। और कैरियर्स का मतलब रथ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टॉपिक हमारा था वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, जिसमें 4 मेन हमारे वेद थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा कौन सा था? ऋग्वेद, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस किया था, टॉपिक का नाम था हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग फाइनली एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स। देखते हैं क्या लिखा हुआ है जानवरों के बारे में, घोड़ों के बारे में। और कैरियर्स का मतलब होता है रथ, है ना। उस समय पर रथ वगैरह खूब चलता था, तो उसके बारे में भी क्या बात लिखा गया है, आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रेन, स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। यानी कि हमने आपको कल बताया था कि ऋग्वेद में बहुत सारे प्रेयर लिखे गए हैं जो कि कविता के फॉर्म में है और डायलॉग के फॉर्म में है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऋग्वेद में बहुत सारे प्रेयर हैं जो कि जानवरों के लिए भी लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें अपने हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म के अंदर यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानवरों को पूजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गाय को, है ना। तो हिंदू परंपरा में यदि हम लोग बात करें तो जानवरों को हम लोग पूजते हैं, उनका पूजा करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का मानना है कि हमारे लिए जो जानवर है वो भी एक प्रकार से किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि जानवरों से बहुत लोगों का हमारे इंडिया में घर परिवार भी चलता है ना। दूध उससे निकाल के बेचना, है ना, उसका पालन पोषण करना, बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें। तो ऋग्वेद में जिस प्रकार से भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए अलग अलग प्रेयर लिखे गए हैं, प्रार्थना लिखे गए हैं, उसी प्रकार से ऋग्वेद में जानवरों के लिए भी प्रेयर लिखे गए हैं, मतलब जानवरों के लिए भी कविताएं वगैरह लिखे गए हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ उस समय के लोग जानवरों से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, जानवरों को एक तरीके से पूजा करते थे उन लोग। उसके बाद बच्चों के लिए भी लिखा गया है प्रेयर। जैसे हम लोग के यहाँ पे यदि बात करें, जैसे खास करके यदि हम लोग अपने बिहार का बात करें तो बिहार में किसी लड़का या फिर किसी लड़के का जन्म होता है तो हम लोग उसके जन्मदिन पर गाना गाते हैं, है ना। जैसे अब तो बर्थडे सॉन्ग भी आ गया है, लेकिन पुराने ज़माने में जब लड़के या फिर लड़कियों का जन्म होता था तो जो ट्रेडिशनल गाना है ना, जो अपने गांव का बोलचाल का जो भाषा में गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, वो चीज़ गाया जाता है ना। तो यहाँ पे भी ऋग्वेद में भी इस प्रकार के बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे कहानी लिखे गए हैं जो कि बच्चों के
ऊपर है, खास करके किसके ऊपर, सन यानी कि बेटों के ऊपर है। बेटियों के ऊपर बहुत कम है, लेकिन बेटों के ऊपर बहुत ज़्यादा कविताएं यहाँ पे लिखे गए हैं, और घोड़ों के ऊपर भी बहुत सारी कविताएं लिखे गए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऋग्वेद में देवी देवताओं के लिए तो बहुत सारे प्रेयर कविताएं लिखे ही गए हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में खासकर बेटे के लिए और घोड़ों के लिए भी बहुत सारे प्रेयर कविताएं वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा हुआ हॉर्सेस वेयर योक्ड टू कैरियर्स दैट वेयर यूज्ड इन बैटल्स विच वेयर फाउट टू कैप्चर कैटल। अब होता क्या था उस समय पे, देखो पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। हॉर्सेस वेयर योक्ड टू कैरियर्स दैट वेयर यूज्ड इन बैटल्स। घोड़ों का उस समय पे इस्तेमाल ज़्यादातर किस चीज़ के लिए होता था? घोड़ों का इस्तेमाल उस समय पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता था रथ को चलाने के लिए। कैरियर्स यानी कि रथ में घोड़े को लगाया जाता था और लगा के फिर घोड़े उस रथ को आगे खींचते थे, और इस रथ पे आदमी सवार होके लड़ाई लड़ने जाता था। विच वेयर फाउट टू कैप्चर कैटल, मतलब इस समय पे देखो, उस समय पे ना लड़ाई कैसे होता था थोड़ा सा आपको बताते हैं, बड़ा सिंपल है इसको समझना। उस समय पे जैसे हम लोग बात करें, जैसे आज के ज़माने में ना किस चीज़ का लड़ाई होता है? आज के ज़माने में लड़ाई होता है ज़मीन को लेकर, आज के ज़माने में लड़ाई होता है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, धन संपत्ति, सोना चांदी, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर आज लड़ाई होता है। लेकिन उस समय पे आज से 3500 साल पहले, आज से 4000 साल पहले, उस टाइम पे ना पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उस समय पे लड़ाई झगड़ा होता था जानवरों के लिए, क्योंकि उस समय पे पैसा प्रॉपर्टी के तौर पे हमारे लिए क्या होता था? जानवर ही होता था। मतलब कि आज हमारे पास क्या है कि जिसके पास जितना पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, दौलत होगा वही सबसे ज़्यादा अमीर होगा। आज हम लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन उस समय पे मानना था कि जिसके पास जानवर ज़्यादा होगा वो सबसे महान और रईस आदमी माना जाएगा। जानवर ही क्यों? क्योंकि उस समय पे घर परिवार चलता किससे था? जानवर से ही चलता था। तो उस समय पे हर आदमी के लिए पैसा प्रॉपर्टी एक तरीके से क्या था? जानवर ही था, है ना, गाय, भैंस, बैल, बकरी, यही चीज़ सब चीज़ था। तो होता क्या था कि लोग अपने घोड़े को रथ में लगाते थे और घोड़ा उस रथ को खींचता था और वो आदमी उसके ऊपर बैठा रहता था, दूसरे इलाके में हमला करने जाता था और उस इलाके को जीत के उस इलाके में जितने भी जानवर होते थे सभी जानवर को अपने यहाँ पे वो लेके आ जाते थे जीत के। इससे क्या होता था कि जितना जानवर जीतेगा वो उतना ही आदमी महान और पावरफुल माना जाएगा। उस समय पे ये चीज़ होता था। आज क्या है, आदमी लड़ाई लड़ता है ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसा, धन संपत्ति, है ना, हीरे मोती, इन सब चीज़ों के लिए आज लड़ाई लड़ता है लोग। आज तो लोग इन सब चीज़ों के लिए गोली बंदूक भी चला देते हैं, किसी का जान भी ले लेते हैं। लेकिन उस समय पे भी ये सब चीज़ होता था, लेकिन उस समय पे पैसा प्रॉपर्टी के लिए नहीं, जानवरों के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे पैसा प्रॉपर्टी एक तरीके से हमारे लिए क्या था? जानवर ही था। तो लोग अपने रथों को लेके जाते थे दूसरे इलाके में, वहाँ के लोगों को हरा के, मार के, सारे जानवर छीन के अपने यहाँ पे लेके आ जाते थे। उस समय पे उनके लिए खजाना, उनके लिए पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ क्या था? जानवर ही था। क्योंकि उस समय पे ऐसा मानना था कि जिसके पास जितना जानवर होगा वो उतना ही ज़्यादा महान और पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए होता था घोड़ों का इस्तेमाल, रथ को चलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। आगे, बैटल्स वेर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ली। उस समय पे ना जमीन के लिए भी लड़ाई होता था, जमीन के लिए भी, लेकिन जमीन का लड़ाई उस समय पे थोड़ा अलग प्रकार का था। जैसे आपको आज का एग्जांपल देते हैं। आज के टाइम पे यदि जमीन के लिए लड़ाई होगा ना, तो जमीन को आज आदमी क्यों हथियाना चाहता है किसी का? ताकि उसके ऊपर एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया जा सके, है ना, बहुत अच्छा अपार्टमेंट बनाया जा सके, बहुत अच्छा जिम बनाया जा सके, बहुत अच्छा मॉल बनाया जा सके, बहुत अच्छा सिनेमा हॉल बनाया जा सके। मतलब आज यदि कोई आदमी जमीन के लिए लड़ेगा तो क्यों लड़ेगा? बिल्डिंग बनाने के लिए, कि जमीन मेरे कब्जे में आ जाए, हम बिल्डिंग बना लेंगे, अपार्टमेंट बना लेंगे, पार्किंग बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। लेकिन आज जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ता है उसका अलग पर्पस है कि जमीन मेरे अंदर में आएगा, आज हम इस पे ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे, ये सब चीज। लेकिन उस समय पे जमीन के लिए लड़ाई होता था। लेकिन जमीन के लिए क्यों पता है? ताकि मेरे अंदर जितना जमीन रहेगा उतना ज्यादा मेरे पास जो जानवर है उनको घास खाने के लिए मिलेगा। सोचो, ये उस समय पे जमीन को लेकर लड़ाई करने का तरीका था। मतलब उस समय पे लोग जमीन को हथियाना चाहते थे, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, अपने जानवरों को चराने के लिए। क्योंकि उस समय पे लोगों का मानना था
कि मेरे पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा उतना ही मेरे जानवर क्या कर पाएंगे, घास वगैरह खा पाएंगे और आराम से मेरा जानवर फलेगा फूलेगा। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा मामला जो है जानवर के ऊपर ही आ जा रहा है। मतलब उस समय पे लोगों को पैसा प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था। उस समय पे लोगों को मतलब किससे था, केवल और केवल अपने जानवरों से। कि उनका मानना था कि जितना जानवर हमारे पास होगा हम उतना ही महान माने जाएंगे, एकदम पावरफुल माने जाएंगे, और हमारे पास जितना जमीन होगा उतना ही हमारे जानवरों को खाने के लिए अनाज भी मिलेगा। तो सोचो उस समय पे लोगों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या था, फिर जानवर ही था। ठीक है, और क्या चीज के लिए जमीन वो लोग हड़पते थे भाई, वो लोग जमीन जो हड़पते थे, बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर, ताकि उस जमीन पे जानवरों को चढ़ाया जा सके, एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ली, और उसके ऊपर खेती करने के लिए भी, और खेती करने के लिए भी वो लोग जानवर जमीन को कब्जे में करते थे एक दूसरे का। ठीक है, खेती करने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि जितना ज्यादा खेती होगा उतना ज्यादा हमारे जानवर को कभी अनाज का कमी नहीं होगा, है ना। चलिए, तो देख रहे उस समय पे लड़ाई लड़ने का तरीका, पर्पस सब कुछ अलग था। उस समय पे लोग लड़ाई लड़ते थे अपने जानवरों को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने जानवरों को ज्यादा से ज्यादा चरने के लिए जमीन मिल जाए इसके लिए लड़ते थे। आज का लड़ाई कुछ और है। आज लड़ाई लड़ते हैं लोग पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन संपत्ति इन सब के लिए। जमीन के लिए लड़ाई लड़ेगा तो जमीन के लिए क्यों लड़ता है, क्यों लड़ता है जमीन के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बिल्डिंग अपार्टमेंट वगैरह बनाया जा सके। लेकिन उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था। उस समय पे लड़ाई लड़ते थे जानवरों के लिए, जमीन के लिए लड़ते थे तो, लेकिन जमीन के ऊपर उस समय पे बिल्डिंग बनाने का कल्चर नहीं था। जानवर को चरने के लिए ज्यादा जमीन मिल जाए इसलिए जमीन के ऊपर उस समय पे हमला होता था और जमीन कब्जे में किया जाता था। तो बहुत तो बदल गया है समय। उस समय पे कुछ और था, आज कुछ और है। Some battles were all fought for water and to capture people. कुछ लड़ाई वाटर को कब्जे में करने के लिए भी होता था। जैसे मान लीजिए एक गांव है जिसके पास पीने का पानी का सुविधा नहीं है, मतलब उस समय पे हमारे पास चापाकल यानी कि हैंड पंप नल वगैरह नहीं होता था। उस समय पे पानी का यदि पीने के लिए कोई सोर्स था तो वो क्या होता था, तालाब, है ना, नदी, झरना, ये सब। तो पानी के लिए भी लड़ाई होता था उस समय पे। सोचो जैसे मान लीजिए एक गांव है जिसमें कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरा गांव है जहां पे पानी का कोई कमी ही नहीं है, बहुत पानी है। तो एक दूसरे गांव के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था पानी को लेकर कि पानी भी हमारे कब्जे में आ जाए और हमारे जानवरों को और इंसानों को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत पानी को लेकर ना सहना पड़े, है ना। तो पानी को लेकर भी लड़ाई होता था। यहाँ तक कि लोगों को कब्जा करने के लिए भी नहीं, कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए भी लड़ाई होता था। सोचो मतलब कि लोगों को गुलाम, जैसे देखो जिस जगह पे आपने हमला किया वो जगह आप जीत गए तो वहां के सारे लोग आप पे क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। मतलब आपको आप जो कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए भी उस समय पर लड़ाई होता था। और इन सब लड़ाई में साथ सबसे ज्यादा कौन देता था इंसान का, घोड़ा, क्योंकि घोड़ा ही लड़ाई लड़ने में मदद करता था, उसको वो लेकर जाता था। ठीक ना, घोड़े पे चढ़ के लड़ाई होता था। मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दिस वॉर्स, बहुत लोग इस लड़ाई में पार्ट भी लेते थे, मतलब बहुत लोग इस लड़ाई वगैरह में हिस्सा भी लेते थे और जीतने के बाद उनको भी कुछ हिस्सा दे देते थे। जैसे मान लो कि एक गांव का बहुत पावरफुल आदमी है, तो क्या वो अकेले लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने साथ 100-200 लोगों को साथ में लेके चलेगा लड़ाई लड़ने के लिए। और जब वो लड़ाई जीत जाएगा तो जो लड़ाई जीत के वो धन संपत्ति जो भी इकट्ठा करेगा, जानवर हो गया, जमीन हो गया, उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को भी दे देगा जो उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए गया था, है ना। तो इस प्रकार का वहां पे होता था इस समय। उसके बाद है देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वेर असेंबलीज वेयर पीपल मेड एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। उस समय पे रेगुलर आर्मी नहीं होता था। रेगुलर आर्मी का मतलब क्या होता है, जैसे आज देखेंगे तो आर्मी का जॉब होता है ना, कि आप काम करेंगे, आप जॉब में हैं तो आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब कि आज क्या होता है कि यदि आप एक आर्मी के नौजवान हैं, यदि आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ है तो आप 20 साल 30 साल जॉब करते हैं, मतलब कि आपका रेगुलर जॉब हो गया एक तरीके से, कोई आपको हटा नहीं सकता है। लेकिन उस समय पे कोई रेगुलर जॉब आर्मी के लिए होता नहीं था। जैसे मान लो सपोज करो कि आज राजा का मन किया कहीं पे हमला करने जाना है, तो वो लोगों को बुला लिया, चलो आज लड़ाई लड़ने चलते हैं। लड़ाई खत्म हुआ, फिर वो लोग अपने घर चले गए। ऐसा नहीं होता था कि राजा अपने पास ही हमेशा आर्मी के नौजवानों को रखता था कि तुम हमारे पास रहो, कभी भी लड़ाई लड़ना पड़ सकता है, ऐसा नहीं होता था उस समय पे। राजा को आज मन क्या कि लड़ाई लड़ने चलना है तो वो लोगों को बुला लेता था कि चल आओ लड़ाई लड़ने के लिए आज चलना है।
लड़ाई लड़के आप आए, लड़ाई खत्म हो गया, अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर, ऐसा होता था। मतलब उस समय पर रेगुलर आर्मी नहीं होता था जो राजा के लिए हमेशा काम करे। जब काम होता था राजा बुला लेते थे, और जब काम खत्म हुआ राजा उसको घर भेज देते थे। तो रेगुलर आर्मी उस समय पे बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ, कब लड़ाई लड़ना है ना, कैसे शांति लाना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिस्कस होता था। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आर्मी रेगुलर तो नहीं होते थे, जब लड़ाई लड़ना हुआ तब इकट्ठा हो गए, जब लड़ाई नहीं था तब सब अपने अपने घर चले गए। ये रेगुलर आर्मी उस समय पे नहीं था। लेकिन लड़ाई कब लड़ना है ना, लड़ाई में कैसे क्या करना है, ये सब की चीज़ों के बारे में बहुत डिस्कस होता था। और शांति कैसे लाना है अपने जगह पे, अपने एरिया में, वो सब के ऊपर भी बहुत डिस्कस होता था। तो ध्यान रखना है कि उस समय पे कोई रेगुलर आर्मी जैसा कोई चीज़ नहीं होता था। रेगुलर आर्मी मतलब कि राजा के लिए एकदम काम किया जा रहा है 5 साल 10 साल, राजा डेली हमको मतलब मंथली बेसिस पे सैलरी देते जा रहे हैं, ऐसा उस समय पे नहीं होता था। राजा को काम हुआ बुला लेगा, राजा का काम खत्म हुआ आपको फिर वो घर भेज देगा कि जाओ। तो रेगुलर आर्मी वैसा नहीं था। आज हमारे इंडिया में ऐसा है क्या? आज के ज़माने में किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है। यदि आपका एक बार जॉब आर्मी में लग गया तो आप 20 साल 25 साल के लिए क्या हो गए, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। घर परिवार आप आते हैं, छुट्टी लेकर आप आते हैं, लेकिन आपको सरकार के लिए काम करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई होगा तब आपको बुला लेंगे लोग, और जब लड़ाई खत्म होगा आपको घर भेज देंगे। ऐसा होता है क्या आज? ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस समय पे यही था, लड़ाई लड़ना है तो बुला लेंगे, लड़ाई खत्म हुआ तो फिर आपको घर भेज देंगे। मतलब उस समय पर रेगुलर आर्मी जैसा कोई चीज़ नहीं होता था। जब मन किया तब बुला लिया और जब मन किया हटा दिया, इस तरीके से। They also chose leaders who were brave and skillful warriors। और उस समय पे लोग अपने लीडर को भी चुनते थे। मतलब कि हमारा लीडर कौन होगा उस समय पर भी ये चुना जाता था। किस बेसिस पर? जो इंसान सबसे ज़्यादा बहादुर, काबिल, होनहार है ना, ये सब होता था, जिस आदमी में ये सब गुण होता था, उस आदमी को लोग अपना लीडर मान लेते थे। जैसे देखो, कोई भी आपको अपना लीडर कब मानेगा? जब आप बहुत ज़्यादा बहादुर होंगे, है ना, बुद्धिमान होंगे, बहुत ज़्यादा आप दयालु होंगे, तब जाकर लोग आपको अपना लीडर मानेगा। नहीं तो फिर आपको कोई अपना लीडर मसीहा क्यों मानेगा? मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लीडर उस समय पर भी चुने जाते थे, लेकिन उस समय पर लीडर उसी को बनाया जाता था, लोग अपना लीडर उसी को मानते थे जो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ज़्यादा काबिल, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, है ना। इस प्रकार के जो लोग होते थे उनको लोग अपना लीडर मान लेते थे, है ना, अपना लीडर मसीहा मान लेते थे। अगला, the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed among the people। अब होता क्या था देखो, जैसे मान लीजिए कि राजा किसी दूसरे जगह पर गया, हमला किया और वहां के सारे चीजों को जीतकर वो लेकर आ गया, तो राजा अपने पास सब पैसा नहीं रखता था। उस लड़ाई को लड़ने में जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उन सभी लोगों के बीच में वो पैसा बांट देता था। जैसे मान लो जमीन वो हथिया लिया, वहां का जानवर हथिया लिया, थोड़ा बहुत सोना चांदी था तो वो हथिया लिया, है ना। तो राजा यदि किसी जगह पर हमला करता था, उस जगह को यदि वो जीत गया हमला करके, तो वहां के जितने भी सारे जानवर, जमीन, सोना चांदी, हीरा मोती जो भी है, मतलब उनको वो कभी भी अपने पास पूरा पूरा नहीं रखता था। पहले क्या करता था, उनके साथ जो लोग लड़ाई लड़ने गए हैं उनको बांटता था, पहला। दूसरा, जो पुजारी लोग होते थे उनके एरिया में, ऋषि मुनि लोग, पुजारी लोग, उनको बांट देते थे। अच्छा, पुजारी को क्यों बांट रहे? पुजारी लोग तो लड़ाई लड़ने भी नहीं गए हैं, इसलिए बांटते थे क्योंकि पुजारी मतलब उस समय पे क्या, महान व्यक्ति, है ना। साधु संत का मतलब क्या, महान व्यक्ति। तो महान व्यक्ति को एक तरीके से वो लोग दान देते थे कि हुजूर हम ये जगह गए थे, हमला किया हमने उस पर, और वहां से हमने ये सब चीज लाया है, तो ये कुछ आप रुपया रख लीजिए मेरे तरफ से, है ना, गिफ्ट एक तरीके से, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कोई भी राजा किसी जगह पर हमला करता था, उस जगह को जीतता था, तो अपने पास ही सब कुछ नहीं रखता था। जो लोग अपने साथ गए थे लड़ने के लिए, पहले उनको कुछ दे देते थे, है ना। उसके बाद फिर जो उस जगह के ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, जो पुजारी लोग होते थे, उनको दे दिया, है ना। और उसके बाद कुछ लोग यदि उसके मोहल्ले में हैं जो जरूरतमंद हैं, उनके इलाके में जो कोई लोग हैं जो कि बहुत गरीब है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है जीवन में, उनको भी बांट देते थे। उनके बाद यदि कुछ बचता था तो फिर राजा अपने यहाँ पे अपने खजाने में उसको रख लेते थे, ठीक ना। तो इस तरीके से चलता था पूरा सिस्टम। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास इन विच ऑफरिंग्स वेर मेड इनटू द फायर, दीज वेर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस।
और कुछ संपत्ति जब यज्ञ होता था, जैसे उस समय पे राजा लोग ना बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते थे, हवन कुंड करते थे। जैसे होता क्या था, किसी जगह को उन्होंने जीता तो उस खुशी में वो लोग क्या करवाते थे, हवन कुंड करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। और उस यज्ञ में बहुत राजा दान दक्षिणा देता था, गरीब आदमी को भी, है ना, पुजारी को भी, सबको बहुत गिफ्ट दान देता था, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे ऊपर भगवान का कृपा है, इसीलिए हम उस जगह को अपने कब्जे में कर पाएं और उस जगह को हरा पाएं। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई भी राजा उस समय पर यदि किसी जगह पर हमला करता था और वो जीत जाता था, तो खुशी में अपने राज्य के भलाई के लिए वो बड़े लेवल पे पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह, हवन कुंड वगैरह करवाता था। और उस दिन राजा बहुत ज़्यादा पैसा, धन संपत्ति क्या करता था, अपने लोगों में बांट देता था, खुशी के लिए, मतलब खुशी के तौर पे खुश होके कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर बना हुआ है, तभी हम किसी जगह को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, है ना, और लोगों का प्यार बना रहे, इसलिए राजा खूब लोगों में भी दान दक्षिणा करता था। और जो पूजा करवाते थे पुजारी लोग, उनको भी राजा खूब जमीन, है ना, सोना चांदी खूब गिफ्ट करते थे। राजा खुश होकर ऐसा करते थे। और देवी देवताओं का पूजा करने के लिए जितना पैसा खर्च होता था वो सब पैसा खर्च करते थे। मतलब पूजा पाठ में, दान दक्षिणा में राजा कभी कोई कमी नहीं करता था, खुल के दान करता था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि इतना सब कुछ हमारे पास है वो किसके वजह से है, भगवान के वजह से है, लोगों के देन के वजह से है। तो लोगों को भी वो खूब देते थे, और भगवान के पूजा पाठ में जितना खर्चा आता था वो कभी खर्चे के बारे में सोचते भी नहीं थे, खूब खुल के खर्चा करते थे, हवन कुंड खूब करते थे। आगे, ऑफरिंग्स could include घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ये जो ऑफरिंग्स मतलब वही पूजा पाठ, है ना, हवन कुंड, ये सब जब राजा करवाते थे तो उसमें घी लगता था, अनाज लगता था, यहाँ तक कि कई बार राजा जानवरों का बलि देते थे। तो क्या घी, अनाज, जानवर ये सब फ्री में आता था? नहीं, इसमें भी तो पैसा लगता था। तो इन सब चीज़ों में राजा खूब पैसा खर्च करता था। ओवरऑल पे कह सकते हैं कि पूजा पाठ, दान दक्षिणा, है ना, लेन देन में राजा कभी कोई कमी नहीं करता था। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। इसको हम लोग कर लेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स। इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और आज का नया टॉपिक है हमारा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देखिए होता क्या था ना, उस समय पे अलग अलग प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे अलग अलग प्रकार को पुकारने के लिए, है ना। मतलब जिसका जिस प्रकार का काम होता था, जिसका जिस प्रकार का पद होता था, पद मतलब पावर के हिसाब से, उस हिसाब से उनको पुकारा भी जाता था। जिसका जैसा काम, जिसका जितना ज़्यादा पावर, उस हिसाब से लोगों को पुकारा भी जाता था। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि लोगों को किन किन नामों से पुकारा जाता था, उनके काम के आधार पर, है ना, उनके काबिलियत के आधार पर, इन सब चीज़ों के बेसिस पे उनको किन किन नामों से पुकारा जाता था। आइए शुरू करते हैं। देखा हुआ, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को पुकारने का, लोगों को जानने का बहुत सारे तौर तरीके थे उस समय पे। इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क दे डू, क्या वो काम करता है, इस आधार पे लोगों के अलग अलग नाम होते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, किस प्रकार का भाषा बोलता है, उस आधार पे भी उनका नाम अलग होता था, उनको पुकारा जाता था अलग अलग तरीके से। द प्लेस दे बिलोंग टू, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस जगह से वो आते हैं, इनके आधार पे भी लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। देयर फैमिली, उनका फैमिली कैसा है, इस आधार पे भी। देयर कम्युनिटीज़, और उसके कम्युनिटी के माहौल कैसे है, मतलब कम्युनिटी उसका कैसा, पूरा मोहल्ला कैसा है। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और वो किन किन प्रकार के रीति रिवाज को मानता है, फॉलो करता है, इस आधार पे लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, मतलब उस समय पे लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, उनके अलग अलग काम के बेसिस पर। जैसे वो काम क्या करता है इसके आधार पर, भाषा क्या बोलता है, इस आधार पर उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कहाँ से वो बिलोंग करता है, उसका फैमिली कैसा है ना, उसका कम्युनिटी कैसा है, वो किन किन प्रकार के कल्चर को प्रैक्टिस करता है, मतलब रीति रिवाज उनका कैसा है, किस प्रकार का फेस्टिवल वगैरह मनाता है, इन आधार पे लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो आइए थोड़ा और बात करते हैं। द ऋग्वेदा वॉज कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया आपका पंजाब वाला हिस्सा हो गया, है ना, पंजाब वाला हिस्सा हो गया, पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। ये सब पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, मतलब पंजाब तो आज खैर हमारा इंडिया का पार्ट है ही, पाकिस्तान वगैरह ये सब हमारे इंडिया का पार्ट ही हुआ करता था। तो उसी साइड में उधर ही ऋग्वेद का तैयार, मतलब ऋग्वेद को तैयार किया गया था उधर ही। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अलग चीज़ों के बारे में। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। समाज में पाए जाने वाले दो ऐसे ग्रुप हैं लोगों का जिनको उनके काम के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे पहला है प्रिस्ट, प्रिस्ट यानी कि पुजारी के बारे में बात होगा, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, इनको ब्राह्मण्स भी कहा, यानी कि ब्राह्मण्स भी कहा जाता था। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स सच एज यज्ञास, यानी कि यज्ञ, एंड टीचिंग द सोसाइटी, लोगों को, समाज को सिखाना गलत क्या है सही क्या है उनको बताना, उनमें फ़र्क बताना लोगों को, है ना। दे वर कंसिडर्ड एज द लर्नेड पीपल, मतलब जो समाज में पूजा पाठ करवाते थे, समाज को पढ़ाते थे, समाज को एक नए रास्ते पे लेके जाते थे, इन प्रकार के लोगों को बोला जाता था ब्राह्मण्स, यानी कि आप इसको आज बोलते हैं ब्राह्मण्स, और इनको अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रीस्ट्स, यानी कि पुजारी, ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया हमारा कि हम लोगों ने लोगों के काम के आधार पर, कि लोग किस प्रकार के काम करते हैं, उस आधार पर हम लोगों ने लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे पहला, जिस लोगों ने पूजा पाठ करवाया, यज्ञ करवाया, है ना, और समाज को एक सुधारने का काम किया, समाज को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छे रास्ते पर लेके गए, उस प्रकार के लोगों को उस समय पे ब्राह्मण्स कह दिया गया। और आज हम लोग उनको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, प्रिस्ट बोल देते हैं, है ना। इनका मतलब पुजारी भी होता है, तो आप ब्राह्मण्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा दी राजाज। इनका क्या काम था, देखो, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, दे डिड नॉट प्लेस पैलेसेस और आर्मीज, दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, मतलब दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, इनके पास बहुत बड़े बड़े कैपिटल सिटीज़ नहीं होते थे, मतलब कि बड़े बड़े शहर इनके अंडर में नहीं आते थे। दे डिड नॉट पैलेसेस और आर्मीज, इनके पास किसी प्रकार का बहुत बड़ा महल नहीं होता था, इनके पास अपना खुद का आर्मी नहीं होता था। दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, और यहाँ तक कि लोगों से टैक्स भी नहीं वसूलता था। इस प्रकार के लोगों को हम लोग राजा बोलते थे। अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर, राजा का मतलब तो होता है कि बहुत बड़ा उसके पास बंगला होगा, टैक्स वसूलेगा, है ना, बहुत बड़े शहर उसके अंदर में आएंगे। नहीं, ये राजा का असली मतलब नहीं है। उनको हम लोग कहते हैं, उनको अलग नामों से उस समय पे पुकारा जाता होगा, लेकिन राजा का असल मतलब ये नहीं था, ठीक है। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना राजा, राजा का मतलब आज क्या हम लोग समझते हैं, किंग, जिसके पास पैसा बहुत होगा, संपत्ति बहुत होगा, बड़े बड़े महल होंगे, है ना, लोगों से टैक्स वसूलता होगा, इसका मतलब राजा होता है आज के टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे राजा का मतलब ये सब नहीं था। जिनके पास बहुत संपत्ति नहीं होता था, जिनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले नहीं होते थे, जिनके पास अपना खुद का आर्मी नहीं होता था, जो टैक्स नहीं वसूलता था, इस मतलब जो एक सिंपल लाइफ जीता था, जो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, उस प्रकार के लोगों को हम लोग राजा बोलते थे। और असल मायने में देखा जाए तो उस समय पे राजा का मतलब यही था। उस समय पे राजा का मतलब क्या था कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, महल नहीं होगा, आप टैक्स नहीं वसूलेंगे, बल्कि आप राजा हैं तो आप लोगों का सेवा करेंगे। लेकिन आज समय के साथ राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है। आज क्या हो गया है, राजा का मतलब पैसा बहुत होगा आपके पास, टैक्स आप बहुत लेंगे, है ना, आपके पास बहुत बड़े बड़े महल होंगे, ये आज के ज़माने में होता है। लेकिन उस समय पर राजा का मतलब क्या था कि आपके पास कुछ नहीं होगा, आप अपना पूरा जीवन किसके लिए समर्पित कर देंगे, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के सेवा के लिए। ये उस समय पर राजा का मतलब होता था। सोचो, मतलब सिंपल से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग जिस राजा का मतलब समझते हैं कि राजा मतलब पैसा, धन, संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, है ना, टैक्स वसूलेगा, बड़े बड़े महल होंगे, बिल्डिंग होंगे, अपने आर्मी होंगे, ये राजा का मतलब आज होता है। लेकिन उस समय पर राजा का मतलब क्या था कि ना आपके पास बहुत बड़े बड़े शहर होंगे, ना आपके अंदर में कोई गुलामी का जीवन जिएगा, ना कोई आपके पास बड़ा आर्मी होगा, ना आपके पास बड़े बड़े महल होंगे, ना आप लोगों को टॉर्चर करेंगे, ना परेशान करेंगे, ना टैक्स वसूलेंगे, कुछ नहीं। ये उस समय पर राजा का असली मतलब होता था।
बल्कि राजा का उस समय पे मतलब ये भी होता था कि आप राजा हैं तो आपका काम है लोगों को सेवा करना। आपके पास धन संपत्ति उतना नहीं हो चलेगा, लेकिन आप लोगों के सेवा में कोई कसर नहीं रख सकते हैं। ये उस समय पे राजा का मतलब हुआ करता था। सोचो कितना अच्छा बात था ये, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हम लोगों ने पढ़ा कि दो नाम, पहला हमारा प्रेस्ट और राजा, जो अपने काम के आधार पे इनको पुकारा जाता था, है ना। तो जो पूजा पाठ करवा दिए, यज्ञ करवा दिए, लोगों को पढ़ाया लिखाया, समाज को सुधारा, उस प्रकार के लोगों को ब्राह्मण्स बोल दिया गया, ठीक है। और जिस लोगों ने अपने संपत्ति के बारे में नहीं सोचा, आर्मी के बारे में नहीं सोचा, लोगों के भलाई के बारे में केवल सोचा, उस प्रकार के लोगों को राजा बोल दिया गया। और असल में राजा उस समय पे यही लोग कहलाते थे। इसी प्रकार के लोगों को उस समय पे राजा कहा जाता था। और असल मायने में देखा जाए तो यही राजा है असली मायने में, क्योंकि राजा का सही मतलब होता है आप अपना सुख सब त्याग दो, लोगों के भलाई के लिए आप पूरी तरीके से लग जाओ, है ना। ये असली मतलब होता है राजा का, जो कि उस समय पे दिखता था हम लोग को। आगे बात करते हैं। टू वर्ड्स वेर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। यहाँ पे अब लोगों को या फिर उसके कम्युनिटी को दो नामों से पुकारा जाता था। मतलब वो कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे लोग रहते थे, उस आधार पे उस जगह को दो नामों से पुकारा गया है। पहला है जन, JAN। हम लोग इसको हिंदी में जन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको लोग जना बोलते हैं, JANA, जना। ये क्या होता है देखो, इट वॉज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। पहला चीज, इट वॉज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, मतलब कि हिंदी में और अलग अलग भाषा में इनका इस्तेमाल आज भी होता है। अगला है हमारा विस। क्या है देखो, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विस। हम लोग बोलते हैं ना वैश्य, जो वैश्य वर्ड है ये विस वर्ड से आया है। सेवरल विस और जना आर मेंशन्ड बाय नेम लाइक पुरुजना और विस, द भारत जना और विस, द यदुजना और विस एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। पहला हमारा हो गया जना, या फिर आप उसको विस भी बोल सकते हैं। तो ये लोगों को या फिर लोगों के कम्युनिटी को पुकारने का ये दो नाम था उस समय पे जो चलता था। जना और विस दोनों लगभग सेम होता है, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे वहीं पे लिखा हुआ है द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विस, जो वैश्य वर्ड है वो किस वर्ड से आया है, विस वर्ड से आया है। सेवरल विस और जना, आगे ना यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ होता है लगभग। विस और जना आर मेंशन्ड बाय नेम लाइक, तो जो विस होते थे, जो जना होते थे, उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे पुरुजना या फिर उसको विस भी कहा जाता था, द भारत जना या फिर उसको विस कहा जाता था, द यदु जना या फिर आप उसको विस भी कह सकते हैं। मतलब हर चीज़ में विस आपको दिख रहा होगा, तो आप विस बोलो या अलग अलग नामों से इसके पुकारो। तो ये दो अलग अलग नामों से पुकारा जाने वाला उस समय के कम्युनिटी के नाम थे, ठीक है। अगला है आर्याज। आर्याज क्या होते थे उस समय पे देखा जाए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है आर्याज। ये क्या है देखो, द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज। द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज। जो उस समय पे लोग ना हाइम्स लिखते थे, हाइम्स का मतलब क्या होता है, कविता, है ना। कविता हो गया, कुछ अच्छे कहानी हो गया, अच्छे गाने हो गए, इस प्रकार के जो चीज़ लोग लिखते थे वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे। क्या बोलते थे, आर्याज। आर्यंस नहीं, आर्याज, ठीक है, आर्या। तो जो उस समय पे लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते थे, जो कविताएं लिखते थे, जो कहानी लिखते थे, या फिर जो गाना लिखते थे, मतलब हाइम्स का मतलब प्रार्थना, प्रेयर वगैरह आप जो भी बोल लो सब सही है। जो प्रार्थना, कविता, इस प्रकार की चीज़ों को लिखते थे वो अपने आप को कहते थे आर्याज, ओके। उसके बाद है दासाज और दास्यूस, दोनों एक ही चीज़ है। आप दासाज बोलो या दास्यूज बोलो, सेम ही चीज़ है। दीज वेयर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब इन ये वैसे लोग हैं जिनको सेक्रीफाइस करने का अधिकार नहीं था, मतलब कि जो पूजा पाठ, दान दक्षिणा वगैरह नहीं कर सकते थे उस समय पे। मतलब उस समय पे जिन लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, जो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, यज्ञ नहीं कर सकते, हवन कुंड नहीं कर सकते थे, इस प्रकार की चीज़ों को
जो नहीं कर सकते थे उनको दास या दासयूज कहा जाता था। ठीक है, और ये लोग अलग अलग प्रकार के भाषा उस समय पे बोलते थे। तो अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते थे ये लोग, और इन प्रकार के लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार उस समय पे नहीं था। तो इस प्रकार के दासाज या फिर दासयूज कहा जाता था उस समय पे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिन दासी, दास हो गया मेल और दासी हो गया फीमेल, है ना, केम टू मीन स्लेव, और बाद में दास और दासी का मतलब क्या बदल के कर दिया गया, स्लेव। मतलब एक तरीके से ना ये गुलाम का जीवन जीते थे, गुलाम की तरह। जैसे इनको मंदिर में जाने का परमिशन नहीं है, पूजा पाठ करने का परमिशन नहीं है, हवन कुंड यज्ञ वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं ये, है ना। तो इनको दास और दासी बोला जाता था, और बाद में इन्हीं को स्लेव बोल दिया गया। बाद में दास और दासी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्लेव कर दिया गया। और स्लेव का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा लोग जिनको कि जो कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, यदि वो कुछ करेगा भी तो अपने मालिक से पूछ के करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्लेव, यानी कि गुलाम। तो जो दास हैं, जो दासी हैं, उस समय पे एक तरीके से गुलाम का ही जीवन जीते थे। वो अब दिन भर अपने मालिक के लिए काम करते थे, मालिक जो कहते थे वो उनको करना पड़ता था। ठीक है, तो बाद में दास और दासी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्लेव कर दिया गया। ठीक है, अब स्लेव्स देख लेते हैं क्या होता है। स्लेव्स वेर मैन एंड वोमेन हु वेर कैप्चर्ड इन वॉर, मतलब जिस आदमी को या फिर जिस महिला को वॉर में जीत लिया गया। जैसे होता क्या था ना, समझिए ध्यान से, जैसे एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला किया, उस राजा को हरा दिया, तो उस राज्य में उस जगह पे जितने भी लोग थे वो सब क्या बन गया, अब गुलाम बन गया। मतलब एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया उसके एरिया में जाके और उसको हरा दिया, तो नियम के हिसाब से क्या होता था, जो राजा हारा है उसके जितने भी लोग हैं वो सब क्या बन गया, गुलाम बन गया, स्लेव बन गया। तो जो राजा अब ये जो जीत गया है वो वाला राजा जो बोलेगा वो उन सबको मानना पड़ेगा। तो यही हमारा कहलाता है स्लेव। ठीक है, तो हाँ, तो पहले इनको दास दासी बोला जाता था, लेकिन बाद में इनको क्या कर दिया गया, स्लेव नाम दे दिया गया। तो सिंपल सा कोई पूछे कि बताओ स्लेव का मतलब क्या है, कौन होते थे ये स्लेव लोग, तो सिंपल से बताइएगा कि जो राजा लड़ाई हार जाता था उसके एरिया में जितने भी लोग होते थे वो सब क्या बन गए, एक तरीके से अब स्लेव बन गए, दास और दासी बन गए। तो राजा जिस राजा ने लड़ाई को जीता है वो राजा जो बोलेगा वो उन सबको करना पड़ेगा। तो पहले उनको बोला गया दास और दासी, बाद में उनका नाम बदल के स्लेव कर दिया गया। तो ये जो स्लेव हैं जिसको आप दास और दासी कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको लड़ाई में, जिनके राजा को लड़ाई में मार दिया गया और उन सभी लोगों को क्या बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया, स्लेव बना दिया गया। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लेव्स वेयर मेन एंड वोमेन हु वेयर कैप्चर्ड इन वॉर। लड़ाई में जिस इंसान को आपने कैप्चर किया, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल दिया ना अभी कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया और उसको हरा दिया, तो उसके एरिया में जितने भी राजा, जो उसके एरिया में जितने भी लोग होंगे वो सब क्या बन गया, नौकर बन गया, एक तरीके से दास और दासी बन गया। बाद में उसी को क्या बोल दिया गया, स्लेव बोल दिया गया। ठीक है, तो ये सब बेसिकली जो स्लेव होते थे लड़ाई में जीते हुए लोग होते थे, लड़ाई में जीते हुए लोग हैं सब। मतलब कि ये लोग अब गुलाम हैं, जो बोलेगा राजा वो उनको करना पड़ेगा। दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वांटेड। मतलब कि मालिक जो बोलेगा वो उनको करना पड़ता था। मालिक बोलेगा बैठने के लिए तो बैठना पड़ता था, मालिक बोलेगा उठने के लिए तो उठना पड़ता था, है ना। जिस प्रकार का मालिक काम बोल देगा ये उन लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि आपका राजा लड़ाई हार गया है। तो अब आप क्या बन गए, एक तरीके से गुलाम बन गए, तो हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार का ये सिस्टम हमारा चलता था। तो ये भी हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्लेव, भी आप समझ गए, स्लेव्स मतलब गुलाम जिसको कि लड़ाई में जीता गया है। ठीक है, अगला है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। इसको हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर, साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। ये मेगालिथ्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपना, सबसे पहले बात यदि हम लोग बात करें तो
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग अलग प्रकार के टर्म के बारे में, जैसे प्रीस्ट, राजाज, जाना, वेस, आर्याज, दास, दासाज, स्लेव्स, इन प्रकार के टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। समझते हैं मेगालिथ्स होता क्या है, क्योंकि सारा का सारा ये हमारा टॉपिक जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। मेगालिथ्स क्या होता है? सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है द स्टोन बिल्डर्स, बाउल्डर्स, द स्टोन बाउल्डर्स। स्टोन बाउल्डर्स का मतलब होता है बड़े पत्थर। ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया है बिग स्टोन्स आर नॉन एज मेगालिथ्स। मतलब जो थोड़ा बड़े पत्थर होते हैं ना, स्टोन छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, लेकिन जो बड़े पत्थर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेगालिथ्स। ठीक है, लेकिन ये मेगालिथ्स होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसको कैसे लोग पहले इस्तेमाल करते थे, क्या इसका यूज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है दीज वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल एंड वेयर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। ये जो मेगालिथ्स हैं, जो बड़े पत्थर होते थे, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जाता था। बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने का मतलब हुआ कि इसको एक अलग ही प्रकार का शेप देना, उसके पत्थर के ऊपर जो नुकीला कोई पार्ट है तो उसको अच्छे से सार्फ करना, इस तरीके से सार्फ कर देना कि उससे किसी को कोई नुकसान ना हो, यदि वो गलती से उसमें टकरा भी जाए तो, है ना। तो जो बड़े पत्थर हैं उसको अच्छी तरीके से अरेंज करना, उसको अच्छे तरीके से उसके हर जो नुकीला वाला पार्ट है उसको शार्प कर, मतलब उसको पूरा ब्रश करके, मतलब ब्रश करने का मतलब उसको चिकना करना एक तरीके से। इस प्रकार की चीज़ें उस समय पे लोग करते थे। और मेगालिथ्स का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो होता था ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। जैसे पहले होता क्या था ना, ये चीज़ आप भी देखेंगे, आज भी ये चीज़ होता है। जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, रियल में तो आप लोग बहुत कम देखे होंगे। मूवी में आपने देखा होगा कि जो इंसान डेथ कर जाता है उनको ना ज़मीन में पहले दफन किया जाता है। दफन करने के बाद उसके बगल में ना एक छोटा सा पत्थर के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है कि इंसान का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, वो कब, उनका वो डेथ कब हुआ था, है ना, सब कुछ लिखा रहता है। तो वो उस पत्थर से पता चलता है कि ये डेड बॉडी यहाँ पे किसका पड़ा हुआ है ना, ज़मीन के नीचे किसका हुआ है। तो वही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था मेगालिथ्स का। तो कोई पूछे कि बताओ मेगालिथ क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि मेगालिथ थोड़ा वो बड़ा पत्थर होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्यूरियल साइट्स को पता करने के लिए। ब्यूरियल साइट्स का मतलब क्या हुआ कि जो ज़मीन के नीचे जो आदमी, जैसे आदमी पहले मर जाता है, आदमी जैसे मर गया, डेथ हो गया उनका, तो उनको बॉडी के, उनका जो बॉडी है पूरा वो ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है। और बगल में दफनाने के बाद उसको मिट्टी से ढक देने के बाद फिर बगल में एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है और उस पत्थर पे सब कुछ लिखा रहता है उसके बारे में, उस इंसान के बारे में कि यहाँ पे डेड बॉडी किसका है, उसका नाम, उसका पता, है ना, फिर से उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना, फिर वो डेथ कब किया, सब कुछ उसका उसमें लिखा रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि दीज वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल एंड वेयर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल साइट्स का मतलब जहाँ पे लोग मर गए, उनको जहाँ पे दफन किया है वो किसका बॉडी नीचे है, किस इंसान का है, उसको हम लोग मार्क करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। और ये जो डेड बॉडी के बगल में एक बड़ा सा पत्थर रखना और उसके ऊपर पूरा नाम पता ये सब लिखना, उस इंसान का जो आदमी मर गया है, ये जो कल्चर ये कब से चला आ रहा है, आज से 3000 साल पहले से। जैसे आज भी आप देखेंगे तो मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, रियल में तो बहुत कम देखे होंगे आप लोग में से बहुत कम देखे होंगे। मूवी में ऐसा आपने देखा होगा कि जो इंसान मर जाता है, जिनका डेथ हो जाता है, उनके बॉडी को दफन किया जाता है पूरे परंपराओं के साथ, रीति रिवाज के साथ, और फिर उसके डेड बॉडी के बगल में एक पत्थर रखा जाता है जिसके ऊपर उसका नाम, पता, है ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो ये परंपरा जो है 3000 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। एंड वॉर प्रिवेलेंट थ्रू आउट दी, एंड वॉज, वॉर यहाँ पे नहीं होगा, वॉज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर।
यानी कि दक्कन का मतलब हो गया थोड़ा सा आपका बात करें तो मध्य, दक्कन का मतलब हो गया तरीके से सेंट्रल इंडिया, जैसे जिसमें आपका आ जाएगा दक्कन इंडिया का। यदि हम लोग बात करें तो इसमें हाँ दक्कन प्लेटू भी होता है, लेकिन यहाँ पे दक्कन का बात हो रहा है तो आप इसमें ले सकते हैं अपना महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पे सब चीज़ का इस्तेमाल होता था। उसके बाद फिर साउथ इंडिया नीचे केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे भी चीज़ चलता था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया आपका असम, नहीं राजस्थान तो वेस्ट हो गया ना, असम हो गया, फिर से आपका नॉर्थ ईस्ट में आप अरुणाचल प्रदेश ले सकते हैं। तो ये सब हो गया हमारा, है ना। एंड कश्मीर, यानी कि सिंपल सा बोल सकते हैं कश्मीर में भी इस मेगालिथ का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए कि चाहे बात हो साउथ का, ईस्ट का, नॉर्थ का, बस वेस्ट को थोड़ा सा छोड़ के, बस वेस्ट यानी कि राजस्थान, गुजरात साइड इनका इस्तेमाल उतना नहीं होता था। तो साउथ में, ईस्ट में और नॉर्थ में जहाँ पे लोग पहले डेथ करते थे उनको दफन किया गया और उनके बगल में एक मेगालिथ रख देते थे ताकि लोग पहचान सके कि नीचे इसका यहाँ पे डेड बॉडी किसका है ना। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता था। सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स कैन बी सीन इन द अंडरग्राउंड। कुछ मेगालिथ जो है वो ज़मीन के ऊपर भी देखने को मिले हैं हम लोगों को, और कुछ मेगालिथ जो है यानी कि जो पत्थर वो ज़मीन के नीचे भी देखने को मिला है। समझ रही बात, मतलब कुछ मेगालिथ का जो पत्थर है जिसके ऊपर उस इंसान का नाम वगैरह लिखा रहता था वो ज़मीन के ऊपर भी कुछ मिले हैं और कुछ ज़मीन के नीचे भी मिले हैं, ठीक है ना। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. उसके बाद जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजा, रिसर्च किया, ज़मीन को उन्होंने खोदा तो उनको काफ़ी अलग अलग प्रकार के पैटर्न भी देखने को मिले हैं। जैसे क्या मिला है देखो, समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर को ऐसे अरेंज किया हुआ है जैसे कि एक सर्कल बना हुआ हो। मतलब बड़े बड़े पत्थर जो है, जो मेगालिथ हैं, उससे पूरा का पूरा सर्कल बना दिया गया है, गोल प्रकार का आकार बना दिया गया है। जैसे हम लोग सर्कल बनाते हैं अपने कॉपी में गोल बनाते हैं, उसी तरीके से पत्थरों को रख रख के क्या बना दिया गया है, एक सर्कल बना दिया गया है, वो भी बड़े बड़े पत्थरों से, स्टोन बाउल्डर से। हाँ, कुछ बड़े कुछ छोटे इस प्रकार का। और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और कुछ एक ही पत्थर होंगे लेकिन वो पत्थर कैसे होंगे, बड़े पत्थर होंगे। तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो स्टोन बाउल्डर्स है, मतलब कि जो मेगालिथ है जिसके ऊपर उस इंसान का नाम, पता, ये सब लिखा रहता था जो डेथ किया गया है, इस प्रकार के मेगालिथ अलग अलग प्रकार के पाए गए हैं। कुछ मेगालिथ जो है वो केवल सिंगल पाया गया है लेकिन वो बहुत बड़ा हुआ है, मतलब बड़ा है पत्थर लेकिन एक ही पत्थर, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ जगह पे ऐसे मिले हैं जहाँ पे कि मेगालिथ का पूरा सर्कल बना हुआ है, मतलब कि पूरा पत्थर का एक सर्कल बना दिया गया है, ऐसा भी मिला है। दीज आर दी ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर ब्यूरियल बेनिथ, और इसी से आइडिया लगाया जाता था कि इसके नीचे पक्का क्या होगा, डेड बॉडी होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप आज से 3000 साल पहले किसी जगह के बारे में यदि आप, जैसे मान लो कोई जगह था जो कि आज से 3000 साल पहले था, तो उस जगह पर यदि इस प्रकार के पत्थर रखे हुए हैं जिस पत्थर के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि पक्का उस पत्थर के नीचे क्या रहने वाला होगा, एक डेड बॉडी होगा, है ना, मरा हुआ एक शरीर होगा। ऐसा उस समय पे होता था। मतलब कि आज भी जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोग थोड़ा खोजबीन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों को जब मिलता है इस प्रकार का पत्थर, बड़ा पत्थर, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ, तो वो लोग मान लेते हैं कि पक्का इसके नीचे कोई ना कोई डेड बॉडी पड़ा होगा, और रहता ही है, क्योंकि उस समय पे ऐसा कल्चर ही था कि कोई आदमी मरा, उसके डेड बॉडी के बगल में एक मेगालिथ रख दिया, मतलब कि बड़े पत्थर और उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ, उसके ऊपर रख देते थे वो लोग। उसके बाद है ब्लैक एंड रेड वेयर। ये क्या होता है देखो, ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वेयर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पार्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। देखो, जितने भी इंसान मरते थे ना, उन सबको जब दफन किया जाता था, ये सही बात है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन था कि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ कॉमन था। हर इंसान को जब दफन किया जाता था तो हर इंसान में कॉमन ये था कि हर किसी के डेड बॉडी के बगल में पोट्स रखे जाते थे, घड़ा,
है ना, घुर्रा, वो होता है ना घड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन बना हुआ, है ना, मटका जिसको आप बोल सकते हैं। मतलब अमीर आदमी भी मरे होंगे, गरीब आदमी भी मरे होंगे, लेकिन सभी में जो कॉमन एक चीज़ देखने को मिला है ब्यूरियल साइट्स में, मतलब कि जो ज़मीन में दफन किया हुआ आदमी है, उन सब में जो एक चीज़ कॉमन देखने को मिला वो क्या मिला है? घड़ा, पॉट्स, है ना, अलग अलग प्रकार के पॉट्स मिले हैं। अब ऐसा क्यों था, थोड़ा सा इसके बारे में, और इसी को हम लोग कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के पॉट्स पाए गए हैं, पत्थर सॉरी वो जो घड़ा पाया गया है हर डेड बॉडी के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड रेड वेयर। टूल्स एंड वेपन्स of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold are also found there। सोचो कुछ और भी अतरंगी अतरंगी चीज मिले हैं, जैसे टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, मतलब कि कुछ हथियार, कुछ औजार जो कि लोहा का बना हुआ होता है, इस प्रकार की चीज़ें भी डेड बॉडी के साथ मिला है ना। मतलब कि डेड बॉडी है, उसके बगल में कुछ हथियार, कुछ औजार आयरन का बना हुआ उनके डेड बॉडी के साथ मिला हुआ है। स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े का भी हड्डी मिला है। सोचो घोड़े का क्या मिला है? हड्डी भी मिला उनके डेड बॉडी के साथ। हो सकता है कि लोग डेड बॉडी के साथ एक घोड़ा भी दफन करते हो, है ना, इस प्रकार के भी चीज़ मिले हैं। औजार हथियार भी दफन करते हो। हॉर्सेस इक्विपमेंट, और हॉर्स यानी कि घोड़े को चलाने के लिए, घोड़े को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों का जरूरत पड़ता है उन चीज़ों को भी दफन किया गया इन सब के साथ। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, यानी कि पत्थरों का, सोने का बना हुआ गहना भी, इस प्रकार के चीज़ें मिले हैं डेड बॉडी के साथ। तो ये सिंपल सा इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि मेगालिथ हम लोग किसको कहते हैं। समझ लीजिए फटाक से, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। मेगालिथ का सिंपल सा मतलब हुआ थोड़ा सा बड़ा पत्थर होगा जिसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखे गए होंगे, और इस प्रकार का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था ब्यूरियल साइट्स को पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया, उनका डेथ हो गया, है ना, मर गया, उनका डेथ हो गया, तो उनके साइट्स को पहचानने के लिए इस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आदमी मरता था, उसको दफन किया जाता था, दफन करने के बाद उसके डेड बॉडी के बगल में एक पत्थर रखे जाते थे जिसके ऊपर उसका नाम, पता, है ना, फिर से कब उनका जन्म हुआ, कब वो डेथ किया, सब कुछ उस पर लिखा रहता था। इस प्रकार के पत्थरों को हम लोग मेगालिथ कहते हैं, और इसका इस्तेमाल डेड बॉडी को पहचानने के लिए होता था। उसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो डेड बॉडी के साथ क्या क्या मिलता था, डेड बॉडी के साथ क्या क्या मिलता था, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। डेड बॉडी के साथ कई बार घड़ा मिलता था, जो कि सभी डेड बॉडी के साथ कॉमन था। डेड बॉडी के साथ सोना का, पत्थर का बना हुआ इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी भी मिलता था, है ना, फिर से स्टोन का, आयरन का, हथियार, औजार, ये सब भी मिलता था। घोड़े का हड्डी, इस प्रकार की चीज़ें भी डेड बॉडी के साथ मिलता था। कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं डेड बॉडी के साथ मिलता था। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आइए थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग बात कर देंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस में, कि आखिर क्या डिफरेंस था सोसाइटी में, मतलब कि समाज में रहने वाले जो लोग थे उनमें क्या क्या डिफरेंस था, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली ब्रह्मगिरी के बारे में। ये ब्रह्मगिरी क्या है, मतलब ब्रह्मगिरी के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें लिखे गए हैं। समझते हैं क्या है ब्रह्मगिरी। देखो, हियर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। समझिएगा ध्यान से। मतलब सोशल डिफरेंस, ये जो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी प्रकार के ब्यूरियल साइट्स मिले हैं, मतलब जहाँ पे लोगों को दफन किया गया है, वो सब में एक चीज़ कॉमन था। क्या कॉमन था? पॉट, घड़ा। मतलब कि चाहे अमीर मरा हो, चाहे गरीब आदमी मरा हो, कोई भी मरा हो, उसके साथ एक चीज़ बड़ा कॉमन था। क्या? पॉट, घड़ा मिलना ही मिलना उसके बॉडी के साथ। लेकिन समाज में कुछ गरीब भी रहे होंगे लोग, कुछ अमीर भी रहे होंगे, तो गरीबों के डेड बॉडी के साथ क्या दफन किया जाता था, और अमीरों के साथ डेड बॉडी, अमीरों के साथ मतलब
जो आदमी गरीब है वो मर गया तो उनके डेड बॉडी के साथ क्या दफन किया जाएगा, क्या उसके अंदर रखा जाएगा, और जो अमीर आदमी थे उनके साथ क्या रखा जाएगा। तो सभी में जो कॉमन था वो क्या था, एक घड़ा। चाहे गरीब मरा हो चाहे अमीर मरा हो, हर किसी के डेड बॉडी के साथ एक घड़ा तो मिलता ही था। लेकिन जो अमीर इंसान थे उनके साथ कुछ अलग ही बात था। क्या बात अलग था, समझो। एक ब्यूरियल साइट्स ऐसा मिला है, मतलब एक जगह ऐसा मिला है जहाँ पे एक डेड बॉडी है, उसके साथ 33 गोल्ड बीड्स यानी कि 33 सोने के टुकड़े मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थर के टुकड़े मिले हैं। कि पत्थर का टुकड़ा बोल रहे हैं मतलब मामूली पत्थर नहीं, बहुत महंगा पत्थर, ठीक है। उसके बाद 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर का बैंगल्स मिला है, मतलब चूड़ी गोल गोल प्रकार का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड 1 कॉन्च सेल, ये 1 कॉन्च सेल, कॉन्च सेल का सिंपल सा मतलब होता है शंख। आप जो देखते हैं ना पूजा पाठ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्च सेल, शंख जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग कॉन्च सेल कहते हैं। तो मतलब किसी डेड बॉडी के साथ 33 गोल्ड्स का टुकड़ा मिलना, 2 गो बहुत महंगे पत्थर का टुकड़ा मिलना, फिर से कॉपर बैंगल्स का मिलना वो भी 4 गो, शंख का मिलना। अदर स्केलेटल्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटल के साथ मतलब कुछ डेड बॉडी के साथ केवल घड़ा मिलता था। ये क्या दिखाता है, समाज में क्या है, सोशल डिफरेंस है। मतलब कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ही गरीब है। मतलब उस समय पर भी जो गरीब आदमी थे उनको केवल ऐसे ही 1-2 घड़ा के साथ, पॉट के साथ दफन कर देते थे, लेकिन जो अमीर आदमी उनको पूरा का पूरा रीति रिवाज के साथ, सोने चांदी हीरे मोती के साथ, सब कुछ के साथ उनको दफन किया जाता था। ये दिखाता है कि समाज में 2 प्रकार के लोग थे, एक गरीब और एक अमीर, ठीक है। आगे, These finds suggest that there were some differences amongst the people who were buried. ये दिखाता है कि जो समाज में रहने वाले लोग थे उसमें सब एक बराबर नहीं थे, कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब थे। तो जो अमीर हैं उनके डेड बॉडी के साथ सोना चांदी पत्थर वगैरह सब मिला है, और जो गरीब है उनके साथ केवल और केवल पॉट मिला है ना। देखो जिसका जितना क्षमता रहेगा वो उतना ही काम करेगा ना, इसीलिए तो ये चीज़ बताता है कि समाज में क्या है, सोशल डिफरेंस है। मतलब कि कुछ अमीर लोग हैं तो कुछ गरीब लोग भी सोसाइटी में हैं, समाज में हैं। सम वेयर रिच अदर्स पुअर एंड चिप्स, वो बताता है कि समाज में कुछ अमीर लोग रहते थे तो कुछ गरीब लोग भी रहते थे। कुछ अमीर कुछ गरीब, और कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर और कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब भी रहते थे। तो यदि कोई पूछे कि बताओ ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पहले के ज़माने में आज से 3000 साल पहले किस किस प्रकार के लोग रहते थे, तो सिंपल से बताइएगा कि जब हम लोगों ने रिसर्च किया, मतलब जब हमारे साइंटिस्ट ने, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ साइट्स ऐसे हैं डेड बॉडी के जिनके साथ बहुत सारे हीरे मोती सोना चांदी ये सब मिला है, जो बताता है कि वो अमीर आदमी थे। और कुछ ब्यूरल साइट्स डेड बॉडी का जहाँ पे पड़ा हुआ ज़मीन है वहाँ पे कुछ ऐसे भी डेड बॉडी का साइट्स मिला है जहाँ पे केवल और केवल पॉट्स मिला है, घड़ा मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है, जो बताता है कि समाज में 2 प्रकार के लोग रहते थे, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है। तो इससे पता चलता है हम लोग, और ये सब का सब हम लोग डिस्कस सब कर चुके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन अपने अगले वाले टॉपिक में और अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव बेसिकली एक जगह है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। भीमा एक नदी का नाम है, और इस नदी का जो छोटा छोटा पार्ट डिवाइड हो जाता है, जो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और ये जो बेसिकली इनाम गांव है वो एक रिवर, बेसिकली एक रिवर है जिसका नाम है भीमा, ठीक है। उस भीमा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी का मतलब मेन नदी है हमारा भीमा, और मेन नदी जो भीमा है उसका अलग अलग
पानी जब अलग अलग रास्ते में डिवाइड हो जाता है, जब बट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरी, और उसी ट्रिब्यूटरी में से एक हमारा है घॉड। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ठीक है, आगे। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। इसके बारे में हम लोगों को लगभग पता चला है 3600 साल पहले, और कई बार इसको 2700 साल पहले भी कहा जाता है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है हियर एडल्ट्स वेयर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। इनाम गांव में जो आदमी मर जाता था, जिसका डेथ हो जाता था, उनको दफन किया जाता था। पहला बात तो उनको दफन किया जाता था पूरी तरीके से लेटा के स्ट्रेट, और उनका जो हेड है यानी कि जो उसका सिर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता था, उसका सिर नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। इस तरीके से वहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था। मतलब इनाम गांव में जब लोग मर जाते थे तो उनको दफन किया जाता था लेटा के। दफन आज भी लेटा कर ही किया जाता है, लेकिन एक स्पेशल फीचर इसमें ये था कि जितने भी लोग मरेंगे सबका हेड किधर की ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। ठीक है, आगे। वेसल्स कंटेन्ड फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड। और जो आदमी मरता था उनके साथ, डेड बॉडी के साथ एक वेसल रखा जाता था, बेसिकली बर्तन रखा जाता था, और उस बर्तन में खाना और पानी ये दोनों भी रख के डेड बॉडी के साथ उनको दफन कर देते थे। मतलब कि सिंपल सा समझने वाली बात इसमें यह है कि जो आदमी मर जाता था उनके डेड बॉडी के साथ एक बर्तन नहीं कह सकते उसको, घड़ा कह लो, बहुत बड़ा घड़े में पानी और अनाज दोनों रख देते थे उसके डेड बॉडी के बगल में, फिर उनको मिट्टी से नीचे दफन कर देते थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। जब रिसर्च किया गया बहुत समय के बाद, जब खोजबीन किया गया, तब पता चला कि एक आदमी को दफन किया गया है बहुत ही बड़े 4-legged क्ले जार, यानी कि 4 उसका पाँव है, मतलब कि जिसके ऊपर उसको दफन किया गया है। जैसे हम लोग गांव में देखते हैं ना, अभी भी देखते होंगे आप, चौकी का क्या होता है, 4 पैर होता है ना। उसी प्रकार से गांव में आप देखते होंगे खटिया, जिसको बहुत लोग खाट भी बोलते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, 4 पैर वाले एक मिट्टी का बना हुआ खाट एक तरीके से है, उसके ऊपर एक आदमी को लिटाया गया है, और उस घर के बीच में, जिस घर इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस, कोर्टयार्ड का मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं बालकोनी टाइप, वहाँ पे इस आदमी को उस चारपाई पे जो कि मिट्टी का बना हुआ है उस पे लिटा के इनको दफन किया गया है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, घर के बिल्कुल बीचों बीच। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रीनरी, और उस घर के पास एक ग्रीनरी भी है, मतलब कि अनाज रखने का पूरा गोडाउन टाइप भी है। तो सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जिसको कि पाया गया है 4 पैर वाले खाट पे जो कि मिट्टी का बना हुआ है, उस पे उस आदमी को लेटाया गया है, दफन किया गया है उस घर के बिल्कुल बीचों बीच, जिस घर में कितने रूम थे, 5 रूम थे। ठीक है, और उस घर में ग्रीनरी भी पाए गए हैं, मतलब कि अनाज रखने का जो जगह होता है वो भी पाया गया है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और उस आदमी का जो बॉडी है उसका जो पैर है वो किस प्रकार का है, क्रॉस लेग्ड, मतलब कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, इस प्रकार का उसमें पाया गया है। तो ये हो गया हमारा इनाम गांव के अंदर किस प्रकार से डेड बॉडी को दफन किया जाता था। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो इनाम गांव में लोगों को दफन किया जाता था मर जाने के बाद, पहला बात उनको स्ट्रेट यानी कि सीधा दफन करते थे, और उसका जो सिर होता था हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता था, और डेड बॉडी के साथ कुछ बर्तन में अनाज पानी ये सब भी वो लोग रखते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव।
इनाम गांव में किस किस प्रकार के लोग रोजगार अपनाते थे, किस किस प्रकार के कामों को करते थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। यानी कि आर्कोलॉजिस्ट लोग जो कि खोजबीन करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो ज़मीन को खोद के अलग अलग प्रकार की चीज़ों को ज़मीन से बाहर निकालते हैं, उनको हम लोग आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया, जब पता चला, तो उन्होंने देखा कि जो इनाम गांव है वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के सीड्स मिले हैं, जैसे वीट का, बार्ली का, राइस, पल्सेस का, मिलेट्स का, पीज का, सीसम का, इन प्रकार के चीज़ों का वहाँ पे सीड्स मिला है, बीज मिला है, जो इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के चीज़ों का भी खेती किया जाता होगा। इसके बाद नंबर्स ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स वाज फाउंड विथ अ कट मार्क्स दैट सो दे हैव बीन यूज्ड एज फूड। और बहुत सारे जानवरों की हड्डी मिले हैं, और उस हड्डी पे जो है ना कट मार्क है। कट मार्क का मतलब ऐसा है जैसे लगता है कि उस जानवर पे किसी ने किसी भयंकर हथियार से हमला किया है उसको मारने के लिए, और मार के उसको खा गए होंगे, और उसके बाद उसका केवल बच क्या गया है, हड्डी बच गया है ना। मतलब इनाम गांव में बहुत सारे जानवरों की हड्डी मिले हैं, जिस हड्डी के ऊपर कट मार्क्स है। कट मार्क्स का मतलब है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे जानवर को मारने के विचार से उसके ऊपर हमला किया गया है, और जानवर को मार के खा लिए हैं लोगों ने, और उनके बाद केवल बचा क्या, जानवर का हड्डी बचा जिसके ऊपर एक कट मार्क है। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि लोगों ने जानवर के ऊपर हमला किया था, उसको खाने के लिए जानवर को खा गए, बस बचा हड्डी तो उसको उन लोगों ने छोड़ दिया है। आगे, दीज एनिमल्स इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, एंटीलोप, हॉर्स, मंगूज, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। तो इतने प्रकार के जानवर हैं जिनका शिकार वो लोग इनाम गांव के लोग करते थे और खाते थे, पीते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। ऐसे ही वो लोग अपने पेट को भरते थे। ठीक है, इस प्रकार के जानवरों का वो लोग शिकार करते थे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड फ्रूट्स, कुछ आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने कुछ फ्रूट्स भी खोजे हैं यहाँ पे, जैसे सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज। तो बहुत प्रकार के इन लोगों ने फल भी यहाँ पे पाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनाम गांव के लोग केवल जानवरों को ही मार के नहीं खाते थे, वो लोग फल वगैरह भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर। तो हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपने पहले ही चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, तो उसके बाद फिर से उसको देख लीजिए। पहला पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदाज। वेदा का शुरुआत कब से हुआ था बताओ? आज से 3500 साल पहले हो चुका था, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ का बनना स्टार्ट कब हुआ था? 3000 साल पहले। उसके बाद सेटलमेंट एट इनाम गांव। इनाम गांव में लोग कब से रहना स्टार्ट कर चुके थे? 3600 से लेके 2700 के बीच में। ठीक है, उसके बाद चराका। चराका जो है वो आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।